हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो पॉलिटी से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आप लोगों को अमेंडमेंट पूछता है और दूसरा बनता है आप लोगों का कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ मेंशन है। और अगर आप लोग ज़्यादा टफ बनाना होता है तो 3-4 आर्टिकल दे देता है और मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा लेता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, वो कवर करवाने वाला हूँ। तो जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोग इस वीडियो को देख कर जा सकते हैं। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड हाउ ए कंट्री या फिर स्टेट या फिर अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। ये सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके बेस पर कोई कंट्री या फिर कोई स्टेट या फिर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है, उसमें सारे रूल्स वगैरह लिखे रहते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया था, तो उसको अडॉप्ट कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट किया गया था बाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसीलिए 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का कि हमारा इंडिया में रिपब्लिक ऑफ इंडिया जब बना था हमारा, तो उस संविधान को लागू किया गया था। लागू किया कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद एक फैक्ट ये भी आप लोगों से पूछते हैं कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया किसको बोलते हैं? तो ये बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 अप्रैल होती है। उसके बाद फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड पूछे तो किसको बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है जेम्स मेडिसन। और इन्होंने क्या यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। और अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया में सबसे पुराना संविधान कौन सा है, तो उत्तर होगा आप लोगों का यूएसए। अगर पूछे जाए पूरी दुनिया में सबसे लंबा लेंथीएस्ट संविधान कौन सा है, तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा इंडिया का, द रिपब्लिक ऑफ भारत। आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मैंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और उसके बाद मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ एज ए पोस्टल असिस्टेंट एंड ट्रेन मैनेजर एज ए गुड्स गार्डियन रेलवे एनटीपीसी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ मेंशन है। सबसे पहले जो आर्टिकल 1 होता है वो आर्टिकल 1 भी पूछते हैं आप लोगों से। इसमें क्या चीज़ है? नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज़ भारत क्या होगा? यूनियन होगा किसका? स्टेट्स का यूनियन होगा। तो ये था आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 ये कहता है अब हमारे पास ओरिजिनल तो स्टेट थे, अब कोई ज़रूरत पड़ती है कि कोई नया स्टेट बनाने की, तो हम एक नया स्टेट बना सकते हैं। ये आर्टिकल कहता है आर्टिकल 2। उसके बाद अब मान लीजिए आर्टिकल 3 ये कहता है कि स्टेट तो है लेकिन अगर हमें उसका नाम चेंज करना है, जैसे आप लोगों का मैसूर हुआ करता था, उसका नाम चेंज किया था हमने 1973 में कर्नाटका। उसी तरीके से हमने उत्तरांचल हुआ करता था, उसका नाम चेंज किया था उत्तराखंड। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि हम किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, मीन्स उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं। तो ये कहता है आप लोग का आर्टिकल 3। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 इसमें क्या चीज़ मेंशन है? इसमें सिटीजनशिप है। और ये भी पूछते हैं कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है हमने किस कंट्री से बोरो किया है, तो ये किया हमने ब्रिटेन से। तो 5 से 11 आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन से बोरो किया सिटीजनशिप। ये आप लोगों का ईपीएफओ एसएससी में भी पूछा गया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट। ये हमने किस कंट्री से बोरो किए हैं? ये बोरो किए हमने यूएसए से। वो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कितने राइट्स होते हैं, तो टोटल राइट्स होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट्स होते हैं? राइट टू इक्वलिटी होता है, तो इसमें कितने आर्टिकल होते हैं? 14 to 18। राइट टू फ्रीडम होता है आर्टिकल 19 to 22। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ये होता है 25 से 28। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32। अब एक एक करके सारे राइट्स देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट में जो पहला राइट आता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, तो इसके भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने हर कोई बराबर होगा। आर्टिकल 15 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आप लोग किसी में भेद नहीं कर सकते रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ की कोई आप लोगों का जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ, कोई साउथ में पैदा हुआ, तो इसके बेसिस पर आप लोग उसमें क्या डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं कि आप लोग उसमें भेद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद
आर्टिकल 16 ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो ये भी याद रखिएगा, 17 अनटचेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ द टाइटल, राजा महाराजा इस तरह के जो टाइटल दिए जाते थे इनको क्या अबॉलिश किया गया था आर्टिकल 18 के तहत। अब आता है राइट टू फ्रीडम। तो फ्रीडम हमारे पास कितनी कौन कौन सी है, तो पहला आर्टिकल 19 आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हमारे बोलने की स्वतंत्रता है और एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये था आप लोग के राइट टू फ्रीडम 19 से 22। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी का एक्सप्लॉयट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट राइट दिए गए हैं। तो आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो उसके अगेंस्ट जो फोर्स लेबर ली जाती है तो उसके अगेंस्ट आप लोगों को राइट दे रखा है। आर्टिकल 24 यह कहता है कि 14 साल से किसी भी बच्चे को आप फैक्ट्रीज या कहीं पर भी वर्क के लिए फोर्स करके नहीं रख सकते हैं। तो ये आप लोग का आर्टिकल 24, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, इसकी टिक हो जाती है 14 से बिलो एज वाले जो भी चाइल्ड होते हैं। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे धार्मिकता की स्वतंत्रता हमें किस किस टाइप की है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। और आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो हम धार्मिक जो धर्म हमने अपनाया उसके लिए हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं धार्मिक पर्पज़ से, ये हमारा आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि हम ऐसा कोई भी राज्य टैक्स नहीं लगा सकता है जिसकी जो इनकम है एज ए जो रिलीजन है उसको प्रमोट करने के लिए यूज में लाए। तो ऐसा कोई हम वो नहीं बना सकते, क्या टैक्स नहीं देना, राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगा सकता है, किसी को बाध्य नहीं कर सकता है कि आप ऐसा टैक्स दो जिससे जिसकी जो इनकम आएगी वो किसी विशेष धर्म को फ़ायदा पहुँचाए। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एंड अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि आप लोगों के पास फ्रीडम है, आप लोगों को कौन सा रिलीजन मानना है, आप कोई भी धर्म मान सकते हो, उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो आर्टिकल 29 ये आता है माइनॉरिटीज़ के लिए कि उनके प्रोटेक्शन होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ का राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं। ये दोनों पूछे जाते हैं राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब आता है आर्टिकल 32, इसको बोलते हैं रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब ये जो हमारे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं इनको इन्फोर्समेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई थी, वो क्या रिट जारी कर सकता है, तो वो भी याद रखिए आर्टिकल 32, इसी को बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का DPSP, इनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में ये आते हैं। और उसके बाद ये भी पूछते हैं कि DPSP का जो कॉन्सेप्ट हमने किस कंट्री से लिया है, तो ये लिया हमने आयरलैंड, किससे, आयरलैंड से। इसमें जो इसमें आर्टिकल आता है 36 से 51, DPSP में टोटल कितने आर्टिकल आते हैं, 36 से 51 तक आते हैं। तो 36 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है और 39A में क्या, इक्वल जस्टिस, सबको बराबर जस्टिस मिलेगा और फ्री लीगल एड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिश स्टेट इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 43 में कहेगा लिविंग वेजेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर के लिए मिनिमम वेजेज होनी चाहिए, लिविंग वेजेज होनी चाहिए। आर्टिकल 43 ये कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज है उसके जो वर्कर है उनका पार्टिसिपेशन उसके मैनेजमेंट में होना चाहिए, ये 43A कहता है। उसके बाद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है जो सिर्फ गोवा में एप्लीकेबल है। 45 किसके बारे में बात करता है, प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और 46 कहता है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC एंड ST OBC। 47 ये कहता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, अच्छा खाना वाना मिलना चाहिए किसको, टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो ये हमारा स्टेट क्या बनाएगा, गाइडलाइन तैयार करेगा, ये था 47। उसके बाद नेक्स्ट आता है 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक 48A भी आता है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, 48A। 49 क्या है, तो 49 और ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो भी हमारे यहाँ मोन्यूमेंट्स है उनका प्रोटेक्शन है। और 50 ये कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। 51 क्या कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 51।
अब कुछ आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड देख लेते हैं। 52 ये कहता है कि कोई प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं। और 54 में उसके क्या इलेक्शन के बारे में बात की गई है। 56 में उसका टेन्योर कितना होगा, 5 साल का होगा। और 57 में वो री एलिजिबल हो सकता है, री इलेक्शन हो सकता है। नंबर ऑफ टाइम कोई फिक्स नहीं है, जिस तरह यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार बन सकता है, तो इंडिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार भी वो बन सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आर्टिकल 61 कहता है कि उस पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। और 72 कहता है पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि किसी को पार्डन कर सकता है। और 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 123 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ द टू इम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है आर्टिकल 123 के तहत। और 143 कहता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये थे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल। उसके बाद गवर्नर होता है स्टेट का, तो इससे रिलेटेड भी आर्टिकल देख लेते हैं। 153 कहता है कोई गवर्नर होगा किसी स्टेट का, 2 स्टेट का एक गवर्नर भी हो सकता है। आर्टिकल 155 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। 161 कहता है जिस तरीके से 72 के तहत प्रेसिडेंट को पावर है पार्डन करने की, उसी तरीके से 161 के तहत पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट द पार्डन एंड अदर। 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिस तरीके से 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी सेंटर में, उसी तरीके स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी टू एड द एडवाइस ऑफ द गवर्नर, तो ऐड सहायता के लिए किसको, गवर्नर को। आर्टिकल 213 कहता है पावर ऑफ द, तो आर्टिकल 213 क्या कहता है, ये कहता है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, तो जो हमारा स्टेट में गवर्नर होता है वो 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये तो आप लोगों का आर्टिकल 213 पूछा जाता है ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो इसके बाद आते हैं आप लोग को आर्टिकल 63। ये क्या कहता है कि कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। और 64 ये कहता है कि वो क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट, मीन्स राज्यसभा का जो ऑफिशियल चेयरमैन होगा वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट ही होगा, चाहे वो उस पोस्ट पर कोई भी आए, क्योंकि वो एक पोस्ट है। आर्टिकल 76 कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आर्टिकल 148 कहता है कि स्कैग होगा हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 148। 110 में क्या मनी बिल की डेफिनेशन दी गई कि मनी बिल कौन सा होगा। और 112 में बजट के बारे में बात की गई है, और जो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ बजट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 243A। ये क्या कहता है, ग्राम सभा के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 243B ये करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत के बारे में बोलता है। आर्टिकल 266 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड, ये बताता है आर्टिकल 266। आर्टिकल 267 कहता है कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होगा, जो इमरजेंसी के टाइम यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 280 ये पूछता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। और पहली बार 1951 में बनाया गया था। केसी नियोगी इसके हेड थे। करंट में इसके जो हेड है वो NK सिंह है, नंद किशोर सिंह। आर्टिकल 300A कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी होगा, जो पहले क्या हुआ करता था, राइट टू फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर उसको 44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वहाँ से हटा करके उसको एक लीगल राइट बना देता, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 124 कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा हमारी कंट्री में। और 131 कहता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ होगा, पूरे भारत पर उसका जुरिस्डिक्शन होगा। 2 स्टेट के बारे में अगर कोई जुरिस्डिक्शन देना है तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। तो पूरा ऑल इंडिया में है, पूरा उस पर जुरिस्डिक्शन डिफाइन किया गया है, कहाँ कहाँ पर उसके जो वो है जस्टिस वो वैलिड रहेंगे। आर्टिकल 132 कहता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। अब हर चीज़ के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो पहले लोअर कोर्ट, फिर आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं, फिर आप लोग हाई कोर्ट आते हैं। तो इस तरीके से अपीलेट बता सकता है कि आप लोग अपील कर सकते हैं लोअर केस जो लोअर कोर्ट है उसके अगेंस्ट, आप लोग किस में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर आप लोग जो आप लोगों के स्टेट में होते हैं हाई कोर्ट, देन आप लोग जाइएगा एक इसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है आर्टिकल 132 के तहत। आर्टिकल 214 कहता है कि हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स होगा। और 1226 कहता है पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू द सर्टेन रिट। जिस तरीके से 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट जारी करने की, उसी तरीके से हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत पावर है क्या, रिट जारी करने की। उसके बाद आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन के रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं। तो इसमें आर्टिकल 324 आता है, जिसमें आप लोग का जो है सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द, एक इलेक्शन कमीशन होगा। जो कब बना था इलेक्शन कमीशन, बना था आप लोग का 24 जनवरी 1950 को, वो भी याद रखिएगा। और आर्टिकल 325 कहता है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल
रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। तो इनके बेस पर आप लोग किसी को वोटिंग से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का इलेक्शन से रिलेटेड। दो ट्राइब्यूनल भी हैं, ये आप लोगों के 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसी के तहत जोड़े गए थे। ये क्या होते हैं? कोशी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक इंस्टीट्यूशन होते हैं जो न्याय का काम कर सकते हैं पर्टिकुलर केस के। ये पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उस केस में सुनवाई करनी है तो ट्राइब्यूनल करेगा। तो दो टाइप के होते हैं, 323A, 323B। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड होता है और ये अदर मैटर से रिलेटेड ट्राइब्यूनल होते हैं। उसके बाद कुछ आर्टिकल होते हैं जो इमरजेंसी से रिलेटेड होते हैं, जैसे आर्टिकल 352 तो प्रोक्लेमिनेशन ऑफ द इमरजेंसी। आर्टिकल 356 आप लोगों का प्रेसिडेंट रूल होता है और 360 होता है आप लोगों का फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 4 ये क्या कहता है? आर्टिकल 338 ये कहता है कि एक कमीशन होगा SC/ST के लिए। 338A ये कहता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और 338 भी कहता है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो 338, 338A, 338B तीनों याद रखिएगा। 340 ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। और 341 बताता है कि कौन SC होगा, और 341 और 342 बताता है कि कौन ST होगा। ST कौन होंगे ये 342 में लिखा गया है, SC कौन होंगे वो 341 में लिखा गया है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 343 कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 345 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट। 348 बात करता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी होगी, जो इंग्लिश है। और 351 कहता है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या डायरेक्टिव दिए जा सकते हैं, निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि हिंदी का क्या प्रचार प्रसार हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। 323A बता चुका हूँ। 324 इलेक्शन का होता है। 330 में क्या होता है? रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा। और फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ये 320 में है। 40 में पंचायत है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और एनिमल हस्बेंड्री 48 में है। और 48A में क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 51 में इंटरनेशनल पीस है। 61 में इम्पीचमेंट है। 67 में क्या? रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है। 94 में रिमूवल ऑफ द स्पीकर है। और जो स्पीकर का जो ये हमारा किसका लोकसभा का स्पीकर होता है, और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है 93 में है। रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये आर्टिकल 90 में है। और एडमिट ऑफ न्यू स्टेट बन सकता है ये आर्टिकल 2 में है। और राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 22 में मैंने बता देता प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। 111 में क्या? असेंट टू द बिल को असेंट देनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में है और ये प्रोविज़न हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फाइनेंस कमीशन 280 में बता चुका हूँ। फाइनेंशियल इमरजेंसी देख चुके हैं। ऑल इंडिया सर्विस जो होती है वो 312 में है। और कैग आप लोग का 148 में है। और फाइनेंस कमीशन 280 हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल देख चुके हैं। यूनियन UPSC होगा आप लोग का 315 में। और इंटर स्टेट काउंसिल बन होगी आप लोग की 263 में। अगर दो स्टेट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें डिस्प्यूट है तो उसके लिए आर्टिकल 262। और फाइनेंस कमीशन देख चुके हैं। ये भी हमारा आ चुका है। हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये 215 में है। हाई कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। उसके जो निर्णय होंगे पूरे स्टेट में मान्य होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ जज फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट ये 222 में है। और जो आप लोग की रेट है वो 226 में है। उसके बाद हाई कोर्ट द पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल और कोर्ट सबसे ज़्यादा बड़ा जो पावर है 227 सुप्रीम कोर्ट के पास है। अटॉर्नी जनरल पूछा जाता है 76। अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर 75 का सब क्लोज 1। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये 131 में है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 27 में बता चुका हूँ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25। और माइनॉरिटी के लिए 29 एंड 30। इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 देख चुके हैं। अब तो ये सारे आर्टिकल थे जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, MCQ क्वेश्चन करवा देता हूँ। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर विलेज पंचायत? तो 40 था विलेज पंचायत के बारे में। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर? तो रिलीजियस वाले क्या थे? 25 से 28 तक थे। 25 से 28 तक थे। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का आर्टिकल 26। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, याद रखिएगा। ये आप लोगों का रिट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रेमेडीज।
नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ इज मेंशन इन विच स्टेट इन विच आर्टिकल, तो 28 और 29 था, तो ये किस में हो जाएगा आप लोगों का इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये हो जाएगा 28, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 29 है इसका। 25 से 28 तक तो आप लोगों का रिलीजियस वाला था, तो 29 एंड 30 वाला होगा इसका। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू द पंचायत, तो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था, तो ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया था, आर्टिकल 243 के तहत। अब इसके बारे में आप लोगों से क्या क्या फैक्ट बनते हैं सारे बता देता हूँ। 73 अमेंडमेंट था, ये भी पूछते हैं किस ईयर में हुआ था, 1992 में हुआ था, और ये अमेंडमेंट लागू किया गया था, विद इफेक्ट आया था 24 अप्रैल ऑफ 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारा 73 अमेंडमेंट था वो इस दिन विद इफेक्ट में आया था। इसमें और क्या क्या एक पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टाइटल क्या था, द पंचायत कवरिंग प्रोविज़न। और कितने आर्टिकल है पंचायत से रिलेटेड, 243 से लेकर के 243 ओ तक है। और इसमें क्या था, एडेड 11 शेड्यूल जोड़ा गया था, 11 शेड्यूल जोड़ा गया था। और 11 शेड्यूल में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितने सब्जेक्ट है, टोटल 12 शेड्यूल है, तो पंचायत के बारे में 11 शेड्यूल में बात करता है। और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 29। और पहली बार पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को किसमें, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और सेकंड आप लोगों का आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। विच आर्टिकल कंटेन द राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम कौन सा आर्टिकल है, ये आप लोगों का आर्टिकल 19, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबोलिश अनटचेबिलिटी वाला 17 था। अनटचेबिलिटी, फंडामेंटल राइट आर ग्रांटेड टू सिटीजन अंडर विच आर्टिकल, तो ये था आप लोगों का फंडामेंटल राइट किससे है, तो यह हो जाएंगे आप लोग के 12 से 35। और ये किस कंट्री से लिए, हमने यूएसए से लिए हैं। और ये आप लोग के डीपीएसपी हैं जो हमने किससे लिए हैं, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और ये सिटीजनशिप है, ये हमने ब्रिटेन से लिए है। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, तो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो राइट है वो किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 21 ऑफ ए, सब क्लोज है। इम्पीचमेंट हम लोग देख चुके हैं, 61 में आता है आप लोग का प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट बन सकता है, तो ये आर्टिकल 2 बताता है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि उसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, उसके नाम को चेंज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 3 बताता है। और यूनियन ऑफ स्टेट ये आर्टिकल 1 बोलता है। आर्टिकल 39 ए क्या प्रोवाइड करवाता है, तो ये था आप लोगों का इक्वल जस्टिस होगा और फ्री लीगल एड होगी। वो तो पंचायत के बारे में हम लोग देख चुके हैं, आर्टिकल 40 होता है। और 44 आप लोगों का यूनिफॉर्म सिविल कोड का होता है। और स्टेट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन कौन बताता है, आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट कौन होगा, आर्टिकल 12। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, तो ये था आप लोगों का 72। और 161 था आप लोगों का किसका, जो हमारे गवर्नर होते हैं वो पार्डन कर सकते हैं। 148 हम लोग देख चुके, कैग का था कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट का 124 है। और हाई कोर्ट का 214 है, तो ये आप लोग याद भी रख करिएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द, ये किस पार्ट में आता है, तो ये आता है आप लोग का पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं। और पार्ट 2 में सिटीजनशिप आती है। और पार्ट 4 में आते हैं आप लोग के डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड से बोरो किए हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट आता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर विलेज पंचायत, तो ये आर्टिकल 40 था विलेज पंचायत के लिए। विच ऑफ गिवन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू रिट, तो ये कौन सा था, 226 था। और 32 किसका था, सुप्रीम कोर्ट का। एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन 124। और 123 था ऑर्डिनेंस वाला, ये आप लोग याद रखिएगा 123। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, तो ये 368 में है। और किससे लिया हमने, ये साउथ अफ्रीका से लिया अमेंडमेंट का प्रोसीजर। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी, तो ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो ये था आप लोगों का राइट टू स्पीच।
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो राइट है ये राइट आप लोगों का इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता है। 352 भी देख चुके हैं, 360 भी देख चुके हैं, 360 भी और 356 भी देख चुके हैं प्रेसिडेंट रूल वाला। नेक्स्ट आता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये था 74। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये मैं बता चुका हूँ 338 था। 338 ए भी मैंने आप लोग को बताया था और 338 बी भी बताया था। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, 356 था प्रेसिडेंट रूल के लिए। फाइनेंस कमीशन का 280 था, बता चुका हूँ, आप लोग को पता ही है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो ये किस में था, ये 50 में था जिनका सेपरेशन था। तो 50 में मेंशन है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। और 52 में क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। 44 में क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जो गोवा में है। आर्टिकल 239 डील विद द, ये किसके साथ डील करता है, तो एडमिनिस्ट्रेट ऑफ यूनियन टेरिटरी बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेट ऑफ यूनियन टेरिटरी बाय द प्रेसिडेंट, तो ये है आप लोग का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोकसभा मस्ट हैव ए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, तो ये कौन बताता है, ये बताता है आप लोग का आर्टिकल 93। नेक्स्ट आता है टू स्पेशल प्रोविजन इन 371 जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द विच ऑफ द स्टेट, तो ये मिजोरम का है। 371 ए नागालैंड का है, 371 बी असम का है, सी वाला आप लोग का मणिपुर का है, और 371 एफ आप लोग का सिक्किम का है, 371 एच आप लोग का अरुणाचल प्रदेश का है। तो मनी बिल आप लोग को बता चुका हूँ, 110 में, 112 में बजट है आप लोगों का, और 120 में आप लोगों की लैंग्वेज है। नेक्स्ट आता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सेपरेशन, ये हम लोग देख चुके हैं, 50 था। और 49 आप लोगों का मोन्यूमेंट वाला प्रोटेक्शन था, 48 आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री का था, और 51 आप लोगों का इंटरनेशनल पीस का था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स है, याद रखिएगा। ये सारे पार्ट मैं आप लोगों को अलग से करवा दूंगा, और 8 शेड्यूल है, ये भी मैं आप लोगों को अलग से करवा दूंगा कि शेड्यूल में क्या है, किस पार्ट्स में क्या है। हाउ मेनी स्टेट यूनियन टेरिटरी वर एस्टेब्लिश बाय द 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो टोटल कितने थे, 14 एंड 6 20 करके याद रखिएगा। तो 14 स्टेट थे और 6 यूटी बनी थी, जो 5वां अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत बनाए गए थे 1956 में। एजुकेशन विच वाज इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट, एजुकेशन पहले क्या हुआ करता था, एक 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो वो क्या हुआ करता था, स्टेट लिस्ट में हुआ था, बाद में उसको अमेंड करके 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसको किस लिस्ट में लाया गया था, कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था। इसमें सब्जेक्ट दे रखेंगे किस पर कौन लॉ बनाएगा। 10th शेड्यूल में क्या है, तो इसमें आप लोग का क्या एंटी डिफेक्शन है। 10th शेड्यूल 52 में अमेंडमेंट है जो 1985 में हुआ था, एंटी डिफेक्शन वाला। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, तो ये किसका, ये पंचायती राज वाला है, और 12th वाला आप लोग का म्यूनसिपैलिटीज़ वाला है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएल्टी टू एनिमल इज लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किस लिस्ट में है, तो ये आप लोग का हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन, तो ये किस शेड्यूल में, तो ये आप लोग का 9th शेड्यूल में, जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसी में ये बात लैंड रिफॉर्म जो था उसके बारे में बात की गई थी 1951। ये आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट वाज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 74 बता चुका हूँ। ये 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का है, ये आप लोग का इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और ये आप लोग का 36 था स्टेट की डेफिनेशन। इफ ए न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड, तो कौन सा शेड्यूल को अमेंडमेंट किया जाएगा, तो ये है आप लोगों का फर्स्ट शेड्यूल को। नेक्स्ट आता है 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द, तो 4th शेड्यूल, टोटल कितने शेड्यूल है, तो टोटल आप लोगों के 12 शेड्यूल है। तो आप लोगों से पूछा है कि 4th शेड्यूल में क्या है, तो अलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये 4th शेड्यूल में है आप लोग। सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आते हैं, पार्ट 4 में आप लोग का DPSP आती है, और पार्ट 1 में आप लोग का यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में आता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट है ये किस, हाई कोर्ट फॉर यूटी, तो ये होगा आप लोग का 241 में कि हाई कोर्ट ऑफ यूटी होगा।
239 में उसका क्या होगा, जो रूल करेगा उस पर यूटी पर, वो किसके हिसाब से होगा, वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी बाय प्रेसिडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में बिल्कुल मैच है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में बिल्कुल मैच है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 ए में है, और स्टेट आप लोग का पार्ट 6 में है। तो इसमें मेरे हिसाब से आप लोग का ऑप्शन सी होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज 4 ए में है। द प्रोविजन एट 4 ए विच वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1976, द अदर आर करेक्टली मैच। तो ये आप लोग का मैच नहीं है, 4 सी वाला आप लोगों का। पार्ट 5 ए में नहीं है, ये 4 ए में है। कुछ की फैक्ट देख लेते हैं, आप लोग याद रखिएगा। जो 7th शेड्यूल था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डील विद द डिवीज़न ऑफ द पावर को डिवाइड किया गया था इसमें कि यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, और एक लिस्ट बनाई गई थी 3 टाइप की, एक यूनियन लिस्ट थी, एक स्टेट लिस्ट थी, और एक कनकरेंट लिस्ट थी। तो इन 3 लिस्ट के बारे में अगर पूछा जाए कि किस शेड्यूल में कहा गया है, तो 7th शेड्यूल याद रखिएगा। अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 246 हो जाएगा। सब्जेक्ट आप लोग याद रखिएगा 161-52। तो 100 आप लोगों के यूनियन लिस्ट में है, 61 सब्जेक्ट आप लोगों के किस में हो जाएंगे, ये आप लोगों के स्टेट लिस्ट में, और 52 सब्जेक्ट हो जाएंगे आप लोगों के कनकरेंट लिस्ट में। तो यहाँ पर आप लोग यूनियन लॉ बनाएगी, यहाँ पर स्टेट, और यहाँ पर कोई भी बना देगा। लेकिन अगर लॉ में क्या डिस्प्यूट है, तो उस केस में आप लोग का यूनियन का लॉ ही वैलिड होगा। तो ये याद रखिएगा 7th शेड्यूल के बारे में। बाकी मैं आप लोगों को 12 शेड्यूल डिटेल में बताने वाला हूँ, और 22 पार्ट भी डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। मैंने आप लोगों को सारे कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ इसमें चेंजेस किए जाए, कुछ और आर्टिकल इंक्लूड किए जाए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, जिससे अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपडेट आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हॉस्टल चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।